हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस बिहार शिक्षक भर्ती की विज्ञान की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस सेकंड वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हमारी आज की क्लास 2 है, यानी कि दूसरी क्लास है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 का आपका NCERT हो या फिर SERT हो, यानी कि बिहार का जो स्टेट बोर्ड का आपका बुक है, उसका क्लास 6 का ये दूसरा अध्याय आपको देखने को मिलेगा, तंतु से वस्त्र तक। यानी कि आप कैसे तंतु किसको कहते हैं, सबसे पहले ये आपको मैं बताऊंगा। उससे धीरे धीरे करके धागे कैसे बनते हैं, बुनाई कैसे होती है, वस्त्र कैसे बनाया जाता है, सारी चीज़ें यहाँ पे आज की क्लास में आपको डिस्कस करके बताया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही वीडियो अगर डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का कंप्लीट कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा समय रहते ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वस्त्रों में विविधता। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे तंतु के बारे में बताया गया कि तंतु क्या होता है। तो आपने एक चीज़ देखी होगी, जब आप सुई में धागा डालते होंगे तो काफ़ी टाइम ऐसा होता होगा कि धागा सुई में जैसे घुसने वाला रहता है, वो आगे से और टूट जाता है, कई हिस्सों में टूट जाता है, वो और पतले पतले रेशों में टूट जाता है। और वो रेशे और भी पतले रेशों से मिलके बने होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। तो तंतु क्या है, मूल इकाई है आपके धागों को बनाने के लिए। यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है। सुई में धागे को पिरोने यानी कि डालने का प्रयास करते समय कई बार तागे या फिर धागे, जिसको जो आप जिस वर्ड से आप जानते हो, तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को जो सुई की नोका होता है उसके अंदर डालने में काफ़ी कठिनाई होती है, और तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ जो होती हैं वो और पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, जिनको क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तंतु क्या होता है, तो आप बता ले जाएंगे। आगे देखिए, वस्त्र तागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। कुछ वस्त्रों जैसे सूती, रेशम, जूट और ऊनी वस्त्र के तंतु पादपों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक तंतु कहते हैं। अब ऐसा है कि ध्यान दीजिएगा कि जो पेड़ पौधों से हमको मिलता है तंतु, या फिर जो जीव जंतुओं से मिलते हैं हमको तंतु, वो उन सभी को हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट, जिसको पटसन कहते हैं, पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। हम रुई को, आपको पता है कि कपास का पौधा होता है, उससे प्राप्त करते हैं, या रुई कह रहा हूँ, रुई हम अपना कपास के जो बीज होते हैं उससे जो फूटते हैं वहाँ से प्राप्त करते हैं। और जूट जो है एक पौधा आता है पटसन का, उससे प्राप्त करते हैं। ऊन तथा रेशम, आप सभी को पता है, ऊन आप सभी ने ऊन के स्वेटर पहने होंगे। तो ऊन किससे प्राप्त होता है, या फिर भेड़ के बाल से प्राप्त होता है, या बकरी के बाल से प्राप्त होता है, याक के बाल से प्राप्त होता है। कई ऐसे जानवर हैं जिनके बालों को हम प्राप्त करते हैं कार्तित ऊन से। कार्तित ऊन क्या होता है, कार्तित ऊन होता है, जैसे ये मान लीजिए भेड़ की स्किन है, अब यहाँ पे उसके बाल उगे हुए हैं, ठीक है, बाल हैं ये। तो कार्तित ऊन जो होता है वो ये नीचे वाला हिस्सा जो इसके स्किन के पास के जो ऊन होते हैं उसको कार्तित ऊन कहते हैं। ये ऊपर वाले को नहीं कहते हैं, नीचे वाले जो इसके स्किन के पास में होते हैं उसको कार्तित ऊन कहा जाता है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि जो कार्तित ऊन होता है वो क्या होता है, तो स्किन के पास वाला जो ऊन होता है इन जानवरों का, उसको कार्तित ऊन कहते हैं। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों से भी के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचकर निकाला जाता है, बनाया जाता है। तो रेशमी कीट क्या है, कोकून। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था, लेकिन पिछले 100 सालों में, लगभग 100 सालों में, रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं होते हैं से तंतुओं का निर्माण किया जाता है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं, जिसमें आपका आता है पॉलिएस्टर आता है, नायलॉन आता है, एक्रिलिन आता है। इन सभी को क्या कहते हैं, संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। यानी कि ये रासायनिक तरीके से प्रयोगशालाओं में बनाई जाती हैं। अब यहाँ पे पादप तंतु के बारे में पढ़ेंगे। पादप तंतु के बारे में, क्योंकि आपके सिलेबस में प्राप्त यहाँ पे दिया गया है, रुई के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। रुई को खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ पे काली मिट्टी होती है, या फिर जलवायु जो होती है उष्ण होती है। उष्ण का मतलब है जहाँ पे साल भर टेम्परेचर जो है 20 डिग्री से ऊपर रहता है, मतलब गर्मी का क्षेत्र लगभग कह सकते हैं। मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको उष्णकटिबंधीय का क्षेत्र कहते हैं, उष्ण क्षेत्र कहते हैं। और वहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर हाई रहता है। कपास पादप के फल लगभग नींबू के आकार के गोले गोले से होते हैं, और जब वो
पक जाते हैं यहाँ पे, उसके अंदर से यहाँ पे देखेंगे पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं। आपने देखा होगा, कभी देख लीजिएगा उसको, कपास के पौधों का जब वो पक जाता है तो उसके आगे का हिस्सा खुल जाता है और उसमें से वाइट कलर का जो कपास होता है वो बाहर निकल आता है तथा कपास तंतुओं से ढके बिनौले यहाँ पे कपास बीज को देखा जा सकता है। कपास चुने जाने के समय खेत कपास के परिफुल्लों यानी कि रो जो वाइट कलर के होते हैं इतना श्वेत हो जाता है कि जैसे लगता है कि वो बर्फ़ से ढका हुआ है। साधारणतः इन कपास बालों से कपास को हाथों द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी कि उसको हम हाथों के द्वारा चुनते हैं पेड़ से। इसके पश्चात कपास के बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है, यानी कि एक ये पृथक्करण की विधि है कंकतन, उसके द्वारा पृथक किया जाता है कपास के बीजों से कपास के जो रोएं होते हैं। इस प्रक्रिया को कपास ओटना भी कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी, लेकिन आजकल सभी चीज़ें देख रहे हैं मशीन से की जाती है। तो आजकल हाथों के द्वारा भी की जाती है और मशीनों के द्वारा भी की जाती है। आपने अब यहाँ पे देख लिया। अब देखते हैं हम यहाँ पे जूट के बारे में, पटसन के बारे में, कि जूट से कैसे हम प्राप्त करते हैं तंतुओं को। पटसन तंतु को पटसन पादप के तनों से प्राप्त किया जाता है। एक तरीके से ये अरहर का पौधा देखेंगे उसी से मिलता जुलता पौधा होता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम के क्षेत्रों में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काट लिया जाता है। जब वो फूल जाता है तो उस समय उसको काट लिया जाता है। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पादपों के तनों को जल में डुबाकर छोड़ दिया जाता है कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उनसे पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को धागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। अब यहाँ पे आपने देख लिया कि पटसन यहाँ पे जो तंतु है वो कैसे प्राप्त होता है और रुई कैसे प्राप्त होती है। सूती तागे की कताई कैसे की जाती है उसके बारे में देखिए। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। आपसे पूछ सकता है कि कताई क्या होती है, तो जो रेशे प्राप्त होते हैं, तंतु हमको प्राप्त होते हैं, उनसे हम जब धागा बनाते हैं या तागा बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज में से रेशों को खींचकर ऐंठा जाता है। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्त हस्त तलुका का उपयोग किया जाता है, यानी कि आप देखे होंगे उसको हाथों से लपेटा जाता है जिसे तकली कहते हैं। आपने देखा होगा चरखा, महात्मा गांधी इसके बारे में बताया भी गया है। एक होता है चरखा जो ऐसे चलता है इस तरीके से, और जो तकली होती है वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल चलती है, मतलब ये खड़े खड़े चलता है इस तरीके से, और जो तकली होती है वो बेड़े बेड़े चलती है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। चरखा के उपयोग के लिए आप सभी को पता है महात्मा गांधी जी ने इसका काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन इसको दिया था, क्योंकि उस समय जो विदेशों से, इंग्लैंड से की फैक्ट्री से कपड़े बन के आते थे वो महंगे होते थे और विदेशी चीज़ को महात्मा गांधी जी मना करते थे। वो कहते थे कि अपने हाथों के द्वारा जो हम यहाँ पे धागे बनाते हैं उसके द्वारा बने कपड़ों का उपयोग करें। बृहद पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात धागों का उपयोग वस्त्र बनाने के लिए, जब धागा बन गया तो उसके बाद उससे हम वस्त्र बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे रेशे उत्पादक पौधों के बारे में, देखेंगे कि उनका वानस्पतिक नाम क्या है, उनका कुल क्या है, उनका उपयोग क्या करते हैं, किस भाग का उपयोग करते हैं हम। तो कपास के बारे में बात करें तो कपास का हम अगर यहाँ पे वनस्पतिक नाम देखें तो गॉसिपियम सी आपका, और ये कुल है इसका मालवेसी। और बीजावरण आप सभी को पता है कि कपास का जो पौधा होता है उसका जो फल होता है उसको बीज उसका हट जाता है, तब हम उसको यूज करते हैं। दूसरा है फ्लेक्स का यूज करते हैं, लाइमन इसको कहते हैं, इसका नाम है लाइमन यूसिटाटिसियम। लाइमेनेसी इसका कुल है और इसका हम तना यूज करते हैं। जूट का भी आप सभी को पता है तना यूज करते हैं। ये टिलियेसी कुल का है पौधा। कोरकोरस कैट सुलेरिस इसका नाम है। पटसन जो है वो मालवेसी, जैसे आपका कपास था उसी कुल का पौधा है। तना इसका यूज करते हैं, आपको अभी मैंने बताया पटसन का कैसे यूज करते हैं तंतु बनाने में। और हिबिस्कस केनेवोनस इसका नाम है, वनस्पतिक नाम। अब धागे से वस्त्र कैसे बनता है इसके बारे में बताया गया है। दो तरीके से बनाया जाता है, एक बुनाई होता है, एक बंधाई होता है। बुनाई आप सभी को पता है, बता देता हूँ मैं आप लोगों को अगर अंतर नहीं पता हो तो। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियाँ हैं, इनमें दो प्रमुख विधियाँ हैं, एक होती है बुनाई और दूसरी होती है बंधाई।
बुनाई जो होती है वो वस्त्र तागों के 2 सेट या 2 से अधिक सेटों से मिलकर बनाया जाता है। ठीक है, तागों को 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाए जाते हैं। और बंधाई में अंतर क्या है? बंधाई जो होता है वो एक ही तागे से बनता है, याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पे कपड़े बनाने की कौन सी प्रक्रिया में एक ही तागे का प्रयोग किया जाता है? तो बंधाई प्रक्रिया है, उसमें एक ही तागे का प्रयोग किया जाता है। बंधाई में किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। किसी फटे हुए अगर आप मोजे को देखें तो उसका एक तागा पकड़ के अगर खींचेंगे तो वो पूरा खुलता चला जाता है। स्वेटर भी आप देखेंगे तो उसका एक तागा पकड़ के खींचेंगे तो पूरा स्वेटर खुलता चला जाता है। तो ऐसे बुनाई की जो प्रक्रिया है उसको बंधाई कहते हैं। ठीक है, बंधाई हाथों से तथा मशीनों के द्वारा दोनों से होती है। बुनाई तथा बंधाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। अब वस्त्र सामग्री का इतिहास देख लेते हैं, लास्ट है ये, बस इसके बाद प्रश्न यहाँ पे परीक्षोपयोगी कुछ टॉपिक पॉइंट देख लेंगे, उसके बाद इस टॉपिक को खत्म करेंगे। वस्त्रों के विषय में प्राचीन प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो आदि मानव थे वो वृक्षों के छाल पहनते थे, बड़े बड़े पत्ते पहनते थे, या फिर जानवरों के जो चमड़े होते हैं उसको पहनते थे, या फिर जानवरों के जो ऊपर का हिस्सा होता है उनका जो रुईनुमा होता है रेसे, उसको ओढ़ लेते थे, अपने शरीर को ढक लेते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोग पतली पतली टहनियों और घास से बुनकर चटाइयाँ और डालियाँ, जिसको टोकरी बोलते हैं, वो भी बनाना सीख लिए थे। प्राचीन भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के तटवर्ती निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। अब नाम से आप लोग सोचेंगे कि ये प्राकृतिक तंतु नहीं है, लेकिन फ्लैक्स प्राकृतिक तंतु है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। अब आता है आपका परीक्षोपयोगी तथ्य आ गया। परीक्षोपयोगी तथ्य में जो आपने पढ़ा उसी से इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। वस्त्र सामग्री तथा वस्त्रों के में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिस्टर। वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। तागों को फिर तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं या संश्लिष्ट होते हैं, यानी कि या तो उनको बनाया जाता है फैक्ट्री में या फिर प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाता है। ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु के उदाहरण हैं और पॉलिस्टर और नायलॉन ये आपका संश्लिष्ट तंतुओं का उदाहरण है। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं और धागों की बुनाई और बंधाई वस्त्र बनाने की 2 प्रक्रियाएं हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। अगर इस वीडियो की PDF चाहिए आप लोगों को तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं आप इसकी PDF। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।